प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। एक गहरी श्वास को नाक से भरिए। अपने मुख के माध्यम से उस श्वास को बाहर निकालें। अपने ध्यान को वर्तमान में लेकर के आइए। एक बार और गहरी श्वास नाक से भरिए। महसूस कीजिए श्वास को, प्राणवायु को अंदर जाते हुए और उसे मुख के माध्यम से बाहर छोड़ दीजिए। एक आखिरी बारी लंबी श्वास को नाक से भरिए। महसूस कीजिए श्वास को गले के माध्यम से होते हुए नाभि से और नाभि के भी नीचे तक पहुंचते हुए। थोड़ी देर श्वास को वहां पर होल्ड कीजिए और मुख के माध्यम से उस श्वास को बाहर कर दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित कीजिए। तकिए को महसूस कीजिए, गद्दे को महसूस कीजिए। ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियां महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके पैरों की उंगलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। मेरे सुझावों के साथ अपने ध्यान को बहने दें। आपके पैरों के तलवे शांत और शिथिल हो रहे हैं। प्राणवायु पैरों तक पहुंच रही है। आपकी पिंडलियां शांत और शिथिल हो रही हैं। आपके घुटने शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपकी जंघाएं शांत और शिथिल हो रही हैं। आपका पेट का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपके छाती का पूरा हिस्सा शांत और शिथिल हो रहा है। आपका मन शांत और शिथिल हो रहा है। आपकी पूरी पीठ शांत और शिथिल हो रही है। आपका मस्तिष्क शांत और शिथिल हो रहा है। आपके आंखों के पीछे की सारी अनगिनत नाड़ियां और मांसपेशियां शांत और शिथिल हो रही हैं। विचार शून्य हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो रहा है। विचार शून्य हो रहे हैं। मन शांत हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कहानी का शीर्षक है कवि और कविता। राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बीन पर प्रेम राग अलाप रहा था।
उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया और सहृदयता का भाव प्रकट हो रहा था। स्वर के उतार चढ़ाव और बीन की झनकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदप्रद स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ। दर्शक चौंक उठे। रुपए पैसे की वर्षा होने लगी। एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने पड़े हुए रुपए पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को एकत्रित किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखरा दिया। इसके पश्चात बीन उठाकर एक ओर चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस नवयुवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को न पाकर निराश हो वापस चले जाते थे। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन राजमहल के सामने देखती और घंटों देखती रहती। जब रात्रि का अंधकार सब जगह अपना आधिपत्य जमा लेता तो राजकुमारी खिड़की में से उठती। उठने से पहले वो हमेशा एक निराशाजनक करुणामय आह खींचा करती थी। इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। वर्ष समाप्त हो गया, परंतु नवयुवक सन्यासी फिर दिखाई न दिया। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। वे उस घटना को भूल गए, किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से न भुला सकी। उसकी आंखों में हर समय उसका चित्र घूमता रहता। होते होते उसने भी गाने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन अपने बाग में जाती और गाने का अभ्यास करती। जिस समय रात्रि की नीरवता में सोहनी की लय गूंजती तो सुनने वाले ज्ञान शून्य हो जाते। राजकवि अनशेखर युवक था। उसकी कविता प्रभावशाली और जोरदार होती थी। जिस समय वो दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़कर सुनाता तो सुनने वालों पर मादकता की लहर दौड़ जाती। शून्यता का राज्य हर ओर होता। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभवतः वह भी अनशेखर की कविता सुनने के लिए विशेषतः दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अनशेखर की जुबान लड़खड़ा जाती। वो ज्ञान शून्य सा खोया खोया हो जाता। इसके साथ ही उसकी भावनाएं जागृत हो जाती। वो झूम झूम कर और उदाहरणों को सम्मुख रखता। सुनने वाले अनुरक्त हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम की नदी तरंगे लेने लगती। उसको अन्नशेखर से कुछ प्रेम अनुभव होता, किंतु तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और युवक सन्यासी का चित्र उसके सामने घूमने लगता। ऐसे मौके पर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते। अन्नशेखर आंसू भरे नेत्रों पर दृष्टि डालता तो स्वयं भी आंसुओं के प्रवाह में बहने लगता। उस समय वो शास्त्र डाल देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका। कवि अपनी धुन में मस्त था। चारों ओर प्रसन्नता और आनंद दृष्टि गोचर होता था। वो अपने विचारों में इतना मग्न था जैसे प्रकृति के आंचल में रंग रेलियां मना रहा हो। सहसा वो चौंक पड़ा।
उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर दृष्टि डाली और फिर एक सांस ली। सामने एक कागज पड़ा था, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थीं। रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा था। वो वापस हुआ। राजमहल समीप था और उससे मिला हुआ बाग था। अन्नशेखर बेकाबू हो गया। राजकुमारी की खोज उसको बरबस बाग के अंदर ले गई। चंद्रमा की किरणें जल स्तोत्र की लहरों से अटखेलियां कर रही थीं। प्रत्येक दिशा में जूही और मालती की गंध प्रसारित थी। कवि आनंदप्रद दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया। भय और शंका ने उसे आ दबाया। वो आगे कदम ना उठा सका। समीप ही एक घना वृक्ष था। उसकी छाया में खड़े होकर वो बाग के अंदर का आनंद प्राप्त करने लगा। इसी बीच में वायु का एक मधुर झोंका आया। उसने अपने शरीर में एक कंपन अनुभव किया। उसके बाद बाग से एक मधुर स्वर गूंजा। कोई गा रहा था। वो अपने आपे में ना था। कुछ खो सा गया। मालूम नहीं इस स्थिति में वो कितनी देर खड़ा रहा। जिस समय वो होश में आया तो देखा कोई पास खड़ा है। वो चौंक उठा। उसके सामने राजकुमारी माया खड़ी थी। अन्नशेखर का सिर नीचा हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए होठों से पूछा, अन्नशेखर, तुम यहाँ क्यों आए? कवि ने सिर उठाया, फिर कुछ लजाते हुए राजकुमारी की ओर देखा। फिर से मुख से कुछ न कहा। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वो राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वो छूटकर हाथ से गिर गई। राजकुमारी तीर की भांति वहां से चली गई। अब कवि से सहन न हो सका। वो ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठा, माया, माया। परंतु अब माया कहाँ थी? राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे ये तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गाना गा रहा था। राजा ने मालूम किया, ये युवक कौन है? युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं कवि हूँ। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। राजकवि ने भी उस युवक पर दृष्टि डाली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, वाह, ये तो एक भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं, उसका अपमान ना करो, वो कवि है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़ा। उसने राजकुमारी को और राजकुमारी ने उसको देखा। स्वाभिमान अनुभव करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। राजकवि ने भी यह स्थिति देखी तो उसके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। युवक ने अपनी कविता सुनानी प्रारंभ की। प्रत्येक चरण पर वाह वाह की ध्वनियां गूंजने लगी। किसी ने ऐसी कविता आज तक ना सुनी थी। युवक का मुख स्वाभिमान और प्रसन्नता से दमक उठा। वो मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ आया और अपने स्थान पर बैठ गया। उसने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा और इसके पश्चात राजकवि की ओर। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अन्नशेखर चेतना शून्य सा बैठा था।
उसके मुख पर निराशा और असफलता की झलक प्रकट हो रही थी। महाराज फिर बोले, अन्नशेखर, इस चिंता में मग्न हो, क्या इस युवक कवि का उत्तर तुमसे नहीं बन पड़ेगा? ये अपमान कवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं। वो अपने स्थान से उठा और आगे बढ़ा। उस समय उसके कदम टगमगा रहे थे। आगे पहुंचकर वो रुका। हृदय खोलकर उसने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चारों ओर शून्यता और ज्ञान शून्यता छा गई। श्रोता मूर्ति से बनकर रह गए। राजकवि मौन हो गया। एक बार उसने चारों ओर देखा। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चारों ओर से धन्य है की ध्वनि गूंजी। महाराज ने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की यह अंतिम विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, अन्नशेखर, मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। इसके बाद उसने कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूँ। ये सुनते ही राजकुमारी को गश आ गया। कवि ने फिर कहा, महाराज, आपके कथनानुसार राजकुमारी मेरी हो चुकी। अब जो चाहूं कर सकता हूं। यह कहकर उसने युवक कवि को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजकुमारी का प्रेम प्राप्त करूं। तुम नहीं जानते कि राजकुमारी की प्रसन्नता और सुख के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूं। हाँ युवक, तुम इनमें से किसी बात से परिचित नहीं हो, किंतु थोड़ी देर के पश्चात तुमको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ठीक कहता था या नहीं। कवि की जुबान रुक गई। उसका स्वर भारी हो गया। सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा? नहीं, और इसका ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन सुख से व्यतीत होगा, परंतु यह आशा भ्रमित सिद्ध हुई। जिससे मुझे प्रेम है वो अपना हृदय किसी और को भेंट कर चुकी है। जानते हो, अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न ना हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न न हो सकेगी। आओ युवक, आगे आओ। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ। राजकवि मौन हो गया, किंतु उसका मौन क्षणिक था। सहसा उसने महाराज से कहा, महाराज, एक विनती है, और वो यह है कि मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते ही देखते वो पृथ्वी पर आ गिरा। अंतिम बार पथराई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। यह दृष्टि अर्थमयी थी। वो राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो। अलविदा। इसके पश्चात कवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे बंद की कि फिर कभी ना खुली। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अब चेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है।
आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।